अब हम हिस्ट्री के एक बहुत क्रूशियल ट्रांजिशन फेज को डिकोड करेंगे। फोकस ऑन द कॉजल चेंज शोन हियर। देखो, 6th सेंचुरी बीसीई में गैंजेटिक प्लेन्स में एक मैसिव शिफ्ट आया और इसका रूट कॉज था आयरन टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द आयरन प्लाउशेयर। इससे पहले वुडन प्लाउज यूज होते थे जो हार्ड सॉइल को ब्रेक नहीं कर पाते थे, बट आयरन प्लाउशेयर ने डीप प्लाउइंग पॉसिबल की। इसका रिजल्ट क्या हुआ? एग्रीकल्चरल यील्ड ड्रास्टिकली बढ़ गया। सरप्लस प्रोडक्शन। जब सोसाइटी के पास सबसिस्टेंस से ज्यादा अनाज होता है, तभी सब लोग खेती में नहीं लगे रहते। कुछ लोग ट्रेड, क्राफ्ट और एडमिनिस्ट्रेशन में शिफ्ट हो सकते हैं। यही सरप्लस फॉस्टर करता है सेकेंड अर्बनाइजेशन को। समझ आया? सरप्लस प्रोडक्शन से मोनेटाइजेशन आया, यानी बार्टर सिस्टम से हटकर कॉइनेज यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूज शुरू हुआ। ट्रेड रूट्स डेवलप हुए, जिससे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर के सिटीज जैसे कौशाम्बी और वाराणसी राइज हुए। लेकिन जब इकोनॉमी बदलती है तो सोसाइटी का पुराना स्ट्रक्चर हिल जाता है। यहाँ एक टेंशन लाइन क्रिएट हुई। वैदिक ब्राह्मणिज्म में सोशल हायरार्की फिक्स्ड थी। ब्राह्मण्स टॉप पर, फिर क्षत्रियाज, फिर वैश्याज। बट इकोनॉमिकली सिनारियो बदल रहा था। सोचो जरा, वैश्याज यानी ट्रेडर्स और गृहपतिज के पास अब वेल्थ थी, पैसा था, लेकिन रिचुअल स्टेटस लो था। उन्हें लगता था कि अगर हम इकोनॉमी चला रहे हैं तो हमें सोशल रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही। ऑन द अदर हैंड, क्षत्रियाज यानी रूलर्स वर ऑल्सो कन्फ्लिक्टिंग विद ब्राह्मण्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल प्राइमेसी वर्सेस रिचुअल अथॉरिटी। इसीलिए महावीरा और बुद्धा दोनों क्षत्रिय लिनेज से आए और उन्होंने ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और वैदिक रिचुअलिज्म यानी एनिमल सैक्रिफाइस को चैलेंज किया। वैदिक रिचुअल्स में इनडिस्क्रिमिनेट कैटल स्लॉटर होता था, जो नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए हार्मफुल था, क्योंकि खेती के लिए बैल यानी कैटल चाहिए थे। इसलिए अहिंसा सिर्फ एक मॉरल कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक नेसेसिटी बन गया टू प्रिजर्व कैटल वेल्थ। मगधा का राइज भी इसलिए हुआ क्योंकि वहां आयरन माइंस और फर्टाइल प्लेन्स का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। दिस मटीरियल सरप्लस क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर न्यू फिलोसॉफिकल थॉट्स। अब हम जैनिज्म के स्पेसिफिक ओरिजिन्स को एनालाइज करते हैं। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जैनिज्म महावीरा से शुरू हुआ। नेवर, ऐसा नहीं है। जैन ट्रेडिशन में 24 तीर्थंकराज माने जाते हैं। तीर्थंकरा वो होता है जो लाइफ के ओशन को क्रॉस करने के लिए फोर्ड या ब्रिज बनाता है। फर्स्ट तीर्थंकरा ऋषभदेवा और 22nd अरिष्टानेमी का मेंशन तो ऋग्वेदा में भी मिलता है, जो इनकी एंटिक्विटी प्रूव करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी देखो, महावीरा से पहले 23rd तीर्थंकरा थे पार्श्वनाथा। उन्होंने चतुर्यामा यानी 4 वाउस दिए थे। अहिंसा यानी नॉन इंजरी, सत्य यानी ट्रुथ, अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग और अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन। फोकस हियर। महावीरा जो 24th तीर्थंकरा हुए, उन्होंने इस ट्रेडिशन को रिफॉर्म और ऑर्गेनाइज किया। इनका बर्थ 540 बीसीई में कुंडग्रामा नियर वैशाली में हुआ, जो एक रिपब्लिकन क्लैन जनत्रिका था। लाइक बुद्धा, ही ऑल्सो रिनाउंस्ड रॉयल लाइफ एट एज 30, लेकिन इनका पाथ बहुत एक्सट्रीम एसेटिसिज्म का था। 12 इयर्स की वॉन्डरिंग और सिवियर पेनेंस के बाद जृंभिका ग्रामा में साल ट्री के नीचे उन्हें कैवल्य यानी सुप्रीम नॉलेज या ओमनिशेंस मिला। यहाँ एक क्रिटिकल एवोल्यूशन समझो। पार्श्वनाथा की टीचिंग्स यानी चतुर्यामा में महावीरा ने एक 5वां वाव ऐड किया, ब्रह्मचर्य यानी सेलिबसी। वाई? क्योंकि महावीरा का मानना था कि कंप्लीट डिटैचमेंट के लिए सेंसेस पर टोटल कंट्रोल जरूरी है और विदाउट कंट्रोलिंग सेक्सुअल डिजायर्स अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। इन 5 वाउस को मिलाकर बनता है पंच महाव्रताज। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथा allowed followers to wear clothes, but Mahavira, advocating total nudity, Digambara aspect, showed a higher degree of renunciation and non-attachment. So Mahavira didn't found the religion, he consolidated and hardened the doctrinal core for spiritual liberation. जैनिज्म की फिलॉसफी को अगर हम डीप में देखें तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल है। इसका कोर मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन है अनेकांतवादा। इसका मतलब है थ्योरी ऑफ मैनिफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। सिंपल वर्ड्स में रियलिटी कॉम्प्लेक्स है और इसके इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स होते हैं।
वो फेमस एलिफेंट एंड ब्लाइंड मैन वाली स्टोरी याद है? कोई हाथी की पूंछ पकड़कर कहता है ये रस्सी है, कोई पैर पकड़कर कहता है ये खंबा है। सब पार्शली सही हैं, बट कोई भी कंप्लीट ट्रूथ नहीं देख रहा। अनेकांतवादा यही सिखाता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ सिर्फ केवलिन यानी ओमनिशेंट को दिखता है। हमारे लिए ट्रुथ मल्टीफैसेटेड है। इसी से कनेक्ट होता है स्यादवादा, थ्योरी ऑफ कंडीशनड प्रेडिकेशन। इसका मतलब है कि हमारा हर जजमेंट रिलेटिव है। हम जो भी बोलते हैं वो शायद यानी स्याद के साथ होना चाहिए। मे बी इट इज एक्स फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाता है। सप्तभंगी नया के थ्रू वो बताते हैं कि ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के 7 तरीके हो सकते हैं। मे बी इट इज नॉट, एटसेट्रा। कोई भी व्यू एब्सोल्यूट नहीं है। अब सवाल है कि लिबरेशन यानी मोक्ष कैसे मिले। इसके लिए त्रिरत्ना यानी 3 ज्वेल्स फॉलो करने पड़ते हैं। राइट फेथ सम्यक दर्शना, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञाना और राइट कंडक्ट सम्यक चरिता। राइट कंडक्ट का मतलब है पंच महाव्रतास को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। यहाँ जैनिज्म का व्यू बुद्धिज्म से अलग है। जैनिज्म मानता है कि एवरीथिंग हैज अ सोल, जीवा, इवन स्टोन्स एंड वाटर, हाइलोजोइज्म। इसलिए इनकी अहिंसा बहुत एक्सट्रीम है। खेती करना भी मना है क्योंकि उससे इंसेक्ट्स मरते हैं। प्रैक्टिस ऑफ सल्लेखना, स्टारवेशन टू डेथ इसी एक्सट्रीम डिसिप्लिन का पार्ट है। कर्म थ्योरी यहाँ बहुत यूनिक है। यूजुअली हम सोचते हैं कर्म एक एब्स्ट्रैक्ट फोर्स है, बट जैनिज्म में कर्म एक मटीरियल सब्सटेंस, पुद्गला है। इमेजिन करो कि सोल जीवा एक मैग्नेट है और कर्म एक धूल की तरह है जो सोल पर चिपक जाता है, इनफ्लक्स या असरवा। ये डस्ट सोल की नेचुरल शाइन को ढक देती है, बॉन्डेज। लिबरेशन का प्रोसेस है पहले नए कर्म को रोकना, संवरा, थ्रू वाउज, और पुराने कर्म को तपस्या की आग में जला देना, निर्जरा। जब सारा कर्म शेड हो जाता है तब सोल हल्की होकर यूनिवर्स के टॉप पर सिद्धशिला में चली जाती है। यही मोक्ष है। हिस्ट्री में अक्सर ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बड़े रिलीजियस स्प्लिट्स का कारण बनते हैं। जैनिज्म में जो ग्रेट स्किज्म हुआ उसका रूट कॉज थियोलॉजी से ज्यादा एक डिजास्टर था। अराउंड 300 BCE मगध में एक भयंकर 12 ईयर फैमिन यानी कि अकाल पड़ा। इस क्राइसिस ने जैन कम्युनिटी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। भद्रबाहु, जो कम्युनिटी के लीडर थे, अपने फॉलोअर्स के साथ साउथ इंडिया, श्रवणाबेलागोला, कर्नाटका माइग्रेट कर गए टू सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट द फेथ। इनके साथ मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य भी गए, जिन्होंने वहां सल्लेखना से प्राण त्यागे। ये ग्रुप जो साउथ गया, इन्होंने महावीरा की ओरिजिनल स्ट्रिक्टनेस मेंटेन की। ये न्यूड रहते थे, स्काई क्लैड, और इन्हें दिगंबरास कहा गया। दूसरी तरफ जो लोग स्थूलभद्र की लीडरशिप में मगध में ही रुके, उन्होंने फैमिन के दौरान सर्वाइवल के लिए रूल्स रिलैक्स कर दिए। उन्होंने वाइट रोब्स पहनना शुरू किया और स्क्रिप्चर्स को कंपाइल किया। इन्हें श्वेतांबराज यानी व्हाइट क्लैड कहा गया। जब फैमिन खत्म हुआ और भद्रबाहु वापस आए तो डिफरेंसेस इतने डीप हो चुके थे कि यूनिफिकेशन इम्पॉसिबल था। दिगंबराज ने मगध में कंपाइल्ड स्क्रिप्चर्स अंगर्स को रिजेक्ट कर दिया, मानते हुए कि ओरिजिनल टेक्स्ट लॉस्ट हो चुके हैं। डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए और टीचिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए जैन काउंसिल्स बुलाई गईं। फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई 300 BCE अंडर स्थूलभद्रा, जहां 12 अंगस कंपाइल हुए, बट दिगंबराज ने बाइकॉट किया। सेंचुरीज लेटर सेकेंड काउंसिल वल्लभी गुजरात में हुई 512 CE अंडर देवंधी क्षमा श्रमणा, जहां फाइनल कैनन यानी 12 अंगास और 12 उपंगास लिखा गया। पैट्रोनेज की बात करें तो जैनिज्म को रॉयल सपोर्ट के साथ साथ मर्केंटाइल क्लास यानी वैश्याज और ट्रेडर्स का मैसिव सपोर्ट मिला। क्योंकि वॉरफेयर और एग्रीकल्चर, किलिंग इंसेक्ट्स, प्रोहिबिटेड था, जैन्स ट्रेड में एक्सेल किए। ये रिलीजन ट्रेड रूट्स के थ्रू स्प्रेड हुआ। कलिंगा में किंग खारावेला हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उनकी जेनरोसिटी बताता है। गुजरात में चालुक्याज और सोलंकीज, दिलवारा टेम्पल्स, और राजस्थान में इवन साउथ इंडिया में गमगाज और कदम्बाज ने पैट्रोनेज दिया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल गोमतेश्वरा स्टैच्यू है। ये स्प्रेड क्लियरली दिखाता है कि कैसे इकोनॉमिक पावर ने रिलीजियस सर्वाइवल एंश्योर किया। अब हम बुद्धिज्म की ओरिजिन्स पर आते हैं, जो एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से शुरू होती है।
गौतमा, बॉर्न 563 बीसीई, का लाइफ आर्क एक ड्रामेटिक नैरेटिव है। लुम्बिनी में बर्थ, शाक्य क्लैन के प्रिंस, फादर शुद्धोदना और मदर महामाया। इनकी अर्ली लाइफ लग्जरी में प्रोटेक्टेड थी, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। लेजेंड कहती है 4 साइट्स, ओल्ड मैन, सिक मैन, कॉप्स और एक एसेटिक। ये साइट्स लिटरल भी हो सकती हैं और मेटाफोरिकल भी। पॉइंट ये है कि गौतमा ने रियलाइज किया कि ह्यूमन लाइफ फंडामेंटली फ्लॉड है। यूथ, हेल्थ और लाइफ सब टेम्पररी हैं। इस रियलाइजेशन ने उन्हें झकझोर दिया। 29 की एज में उन्होंने महाभिनिष्क्रमना, ग्रेट रिनंसिएशन किया। अपने हॉर्स कंठका और चैरियटियर चन्ना के साथ घर छोड़ा। नोट करो, उन्होंने सीधे एनलाइटनमेंट नहीं पाया। पहले उन्होंने उस समय के एस्टैब्लिश टीचर्स अलारा कलामा, सांख्या फिलॉसफी, उद्रका रामपुत्र से सीखा। फिर एक्सट्रीम एसेटिसिज्म ट्राई किया, शरीर को सुखाया। बट ही रियलाइज्ड कि ना तो एक्सट्रीम लग्जरी पैलेस लाइफ आंसर है और ना ही एक्सट्रीम सेल्फ टॉर्चर। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ ढूंढा। 35 की एज में बोध गया में पीपल ट्री, बोधि ट्री के नीचे उन्हें निर्वाणा या एनलाइटनमेंट मिला। ही बिकेम द बुद्धा, द अवेकेंड वन। लेकिन नॉलेज मिलना काफी नहीं था, उसे डिसेमिनेट करना जरूरी था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सर्मन 5 डिसाइपल्स को दिया। इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ये सिंबल बहुत पावरफुल है। धर्म का पहिया अब घूमने लगा है। उनकी पूरी लाइफ वॉन्डरिंग और टीचिंग में बीती, नॉर्थ इंडिया के गैंजेटिक प्लेन्स में। फाइनली 80 की एज में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाणा, डेथ हुआ। उनके लास्ट वर्ड्स बहुत प्रोफाउंड थे। डीके इज इनहेरेंट इन ऑल कंपोजिट थिंग्स, वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन विद डिलिजेंस। ये लाइन बुद्धिज्म का एसेंस है। कोई गॉड तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद एफर्ट्स करने होंगे। ज्योग्राफी देखो, लुम्बिनी नेपाल से लेकर बोधगया बिहार और कुशीनगर यूपी, ये पूरा रीजन बुद्धिस्ट सर्किट बन गया है आज। बुद्धा ने वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया, नॉट बाय फाइटिंग बट बाय ऑफरिंग अ साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन टू सफरिंग। बुद्धिज्म की फिलॉसफी एक मेडिकल डायग्नोसिस की तरह स्ट्रक्चर्ड है। बुद्धा ने खुद को एक फिजिशियन की तरह प्रेजेंट किया, जो ह्यूमैनिटी की सफरिंग यानी इलनेस को क्योर कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को 4 नोबल ट्रूथ्स या आर्य सत्य कहते हैं। सबसे पहले डायग्नोसिस। दुख, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। ये सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल डिससैटिस्फैक्शन है। इवन हैप्पीनेस इज टेम्पररी, सो लूजिंग इट इज सॉरो। सेकंड, ईटियोलॉजी यानी कॉज। दुख समुदाय, इसका रूट कॉज है तन्हा यानी डिजायर, क्रेविंग या तृष्णा। हम चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं जो नेचर में इम्पर्मानेंट हैं। थर्ड, प्रोग्नोसिस, दुख निरोधा। सौरों को खत्म किया जा सकता है अगर डिजायर को एलिमिनेट कर दिया जाए। फोर्थ, प्रिस्क्रिप्शन, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग। ये 8 फोल्ड पाथ 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। विजडम यानी प्रज्ञा, राइट व्यू और रिजॉल्व, कॉन्डक्ट यानी शीला, राइट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, और कॉन्सेंट्रेशन यानी समाधि, राइट एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये स्टेप्स लीनियर नहीं है, बल्कि एक व्हील की तरह साथ में प्रैक्टिस करने होते हैं। बुद्धिज्म का फिलॉसफिकल कोर 2 कॉन्सेप्ट्स पर टिका है जो वैदिक थॉट से बिल्कुल अलग है। फर्स्ट इज अनत्ता यानी अनात्मन, नो परमानेंट सोल। वेदास कहते हैं आत्मन इटर्नल है, बट बुद्धा ने कहा सेल्फ एक इल्यूजन है। हमारा कॉन्शियसनेस एक नदी यानी स्ट्रीम की तरह है जो हर पल बदल रही है, कोई परमानेंट एंटिटी नहीं है। सेकंड इज अनिच्चा, इम्पर्मनेंस, सब कुछ क्षणिक है। इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए बुद्धा ने प्रतीत्य समुत्पादा यानी डिपेंडेंट ओरिजिन का कॉन्सेप्ट दिया। ये कॉजैलिटी का रूल है, दैट बीइंग प्रेजेंट दिस बिकम्स। कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, एक 12 लिंक की चेन है, यानी अविद्या या इग्नोरेंस से स्टार्ट होकर ओल्ड एज या डेथ तक, जो हमें साइकिल ऑफ रीबर्थ में यानी संसार में बांधे रखती है। अगर हम इग्नोरेंस यानी अविद्या को विजडम से तोड़ दें तो डिजायर यानी तन्हा खत्म हो जाएगी और साइकिल टूट जाएगा। इस स्टेट को निर्वाण कहते हैं, लिटरली ब्लोइंग आउट ऑफ द लैम्प ऑफ डिजायर। ये डेथ नहीं है,
बल्कि लिबरेशन है फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ वाइल स्टिल लिविंग। बुद्धिज्म की सक्सेस सिर्फ फिलॉसफी पर नहीं बल्कि उसके स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर डिपेंड थी, जिसे संघा कहते हैं। संघा एक ऑर्गेनाइज ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स यानी भिक्खुस था जो विनय पिटका के रूल से गवर्न होता था। इंट्रिकसी देखो, संघा का इंटरनल स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक था, जो उस समय के रिपब्लिकन गणा संघास यानी वज्जी से इंस्पायर्ड था। डिसीजंस वोटिंग यानी सलाका वोटिंग स्टिक से होते थे, कोरम पूरा करना पड़ता था और रेजोल्यूशंस पास होते थे। ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग उस एरा में रेवोल्यूशनरी थी, स्पेशली जब मोनार्कीज राइज हो रही थी। संघा में कास्ट डिस्टिंक्शंस कंप्लीटली खत्म कर दी गई थी। एक बार मंक बन गए तो पुरानी आइडेंटिटी डिसॉल्व। जेंडर इंक्लूसिविटी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इनिशियली बुद्धा हेजिटेंट थे विमेन को इंक्लूड करने में, फियरिंग सोशल बैकलैश और इंटरनल डिसिप्लिन इश्यूज। लेकिन उनके डिसाइपल आनंदा और फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी के परसुएशन पर उन्होंने विमेन को एंट्री दी एज भिक्खुनीज। ऑल्दो उन पर मंक्स से ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स यानी गुरु धम्मास लगाए गए थे, फिर भी ये उस पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक मैसिव लिबरेशन स्टेप था फॉर विमेन। एक प्रैक्टिकल इनोवेशन थी रेन रिट्रीट यानी वस्सा। मंक्स 8 महीने वॉन्डर करते थे, लेकिन रेनी सीजन में ट्रैवल मुश्किल और खेती के लिए डिस्ट्रक्टिव होता था, तो 4 महीने वो एक जगह विहाराज में रुकते थे। इससे कम्युनल लिविंग, स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी डेवलप हुई। आर्किटेक्चर भी ऐसे ही इवॉल्व हुआ, स्तूपा यानी वर्शिप के लिए और विहार रेजिडेंस का कॉम्प्लेक्स बन गया। सोशल बेसिस और पेट्रोनेज को समझना जरूरी है। किंग्स लाइक बिम्बिसारा और अजातशत्रु ने रॉयल पेट्रोनेज दिया, बट सबसे सॉलिड सपोर्ट कमर्शियल क्लास यानी सेठीज और गहापति से आया। एग्जाम्पल के लिए अनाथपिंडिका, जिसने जेतवना मोनेस्ट्री गिफ्ट की। वाई ट्रेडर्स, क्योंकि ब्राह्मणिकल लॉज में यूजरी यानी लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट पाप था, लेकिन ट्रेड के लिए लोन जरूरी थे। बुद्धिज्म ने इंटरेस्ट लेने को बैन नहीं किया। प्लस बुद्धिज्म की नॉन वायलेंस ने कैटल को प्रोटेक्ट किया, जो एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट के लिए क्रूशल थे। सो बुद्धिज्म सूटेड द राइजिंग अर्बन इकोनॉमी परफेक्टली। डोनर्स की लिस्ट देखो इंस्क्रिप्शंस में, मैक्सिमम डोनेशंस मंक्स, आर्टिजन्स और ट्रेडर्स से हैं, रॉयल्टी से कम। ये प्रूफ है कि बुद्धिज्म एक पॉपुलर मूवमेंट था। जैसे जैसे बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, उसमें इंटरनल डिफरेंसेस आने लगे, जिससे काउंसिल्स और सेक्टेरियन स्प्लिट्स हुए। ये एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म टुडे। फर्स्ट काउंसिल 483 BCE इमीडिएटली बुद्धा की डेथ के बाद राजगीर में हुई अंडर अजातशत्रु। पर्पस था बुद्धा की टीचिंग्स को प्रिजर्व करना। उपाली ने विनय पिटका यानी रूल्स रिसाइड किए और आनंदा ने सुत्त पिटका यानी सर्मन्स। यहाँ कंटेंट सॉलिडिफाई हुआ। 100 साल बाद सेकंड काउंसिल 383 BCE वैशाली में हुई। यहाँ डिसिप्लिन को लेकर झगड़ा हुआ। कुछ मंक्स, वज्जियन मंक्स ने रूल्स रिलैक्स कर दिए, लाइक एक्सेप्टिंग मनी, ईटिंग आफ्टरनून। ऑर्थोडॉक्स एल्डर्स ने इसे रिजेक्ट किया। यहाँ बुद्धिज्म पहली बार स्प्लिट हुआ। स्थविरावादिन्स यानी एल्डर्स और ऑर्थोडॉक्स और महासंघिकास यानी प्रो चेंजर्स और ग्रेट ऑर्डर। ये महासंघिकास ही आगे चलकर महायाना का बेस बने। थर्ड काउंसिल 250 BCE अशोका के टाइम पाटलिपुत्र में हुई। यहाँ तिस्सा ने अभिधम्म पिटका ऐड किया, फिलोसॉफिकल एनालिसिस। इस काउंसिल का मेन आउटकम था मिशनरीज को भेजना। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए। यहाँ से बुद्धिज्म एक ग्लोबल रिलीजन बनना शुरू हुआ। फोर्थ काउंसिल 72 AD कश्मीर में कनिष्का के अंडर हुई। यहाँ स्प्लिट फाइनल और फॉर्मल हो गया। हीनयाना यानी लेसर व्हीकल वर्सेस महायाना यानी ग्रेटर व्हीकल। हीनयाना यानी थेरवादा ऑर्थोडॉक्स था। बुद्धा एक ह्यूमन टीचर थे। इंडिविजुअल सैल्वेशन गोल था। पाली लैंग्वेज यूज होती थी और आइडल वर्शिप नहीं थी, सिंबल्स यूज होते थे। कॉन्ट्रास्ट में महायाना पॉपुलर वर्जन था। बुद्धा को गॉड यानी डेइफाइड बना दिया गया। आइडल वर्शिप शुरू हुई। संस्कृत टेक्स्ट यूज हुए। महायाना में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया कि सैल्वेशन सिर्फ अपना नहीं, सबका होना चाहिए। बोधिसत्व वो है जो निर्वाणा डिले करता है अदर्स की हेल्प करने के लिए, लाइक अवलोकितेश्वरा। विजुअल 3 देखो, जीनियोलॉजिकल ट्री। महासंघिका ब्रांच से महायाना निकला और आगे चलकर मिडीवल टाइम्स में वज्रयाना डेवलप हुआ, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस और मैजिकल रिचुअल्स पर बेस्ड था। ये सेक्ट्स दिखाते हैं कि कैसे एक सिंपल एथिकल फिलॉसफी यानी अर्ली बुद्धिज्म टाइम के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलीजन विथ रिचुअल्स एंड गॉड्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, ताकि मासेस को अपील कर सके।
ज्योग्राफी वाइज हीनयाना यानी थेरवादा साउथ श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में डोमिनेंट रहा, जबकि महायाना नॉर्थ चाइना, जापान और तिब्बत में स्प्रेड हुआ। वाई सिल्क रूट?